हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमने स्पेशली बीएमएस फर्स्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसमें हम एनाटॉमी के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को कवर करेंगे। और बेसिकली उसके पीछे रीज़न यही है कि एनसीईएसएम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस साल से पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारे ही बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पर। 20 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन इस साल से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि हर सब्जेक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, चाहे एनाटमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय चरक, सबके अंदर ये रहने वाला है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एनाटमी से। टोटल एनाटमी के जितने पॉइंट्स होंगे मॉडर्न आयुर्वेदिक सबको हमने कवर करना है, और ये 5 पार्ट के अंदर वीडियो रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे रचना शरीर की बात होगी तो डेफ़िनेटली क्वेश्चन शरीर से आएगा। ठीक है, तो शरीर से ही शुरुआत करते हैं। शीर्यते हिनास्ति आत्मानम इति शरीरम, ठीक है, जिसका प्रतिपल नाश होता है वो शरीर कहा जाता है। और शारीर क्या है? शरीर शरीरम अधिकृत्य कृत्यम तंत्रम शारीरम। ठीक है, जो शरीर तंत्र है, बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो शारीर कहा जाएगा। और शरीरी क्या होगा? आत्मा को हम शरीरी कहते हैं। तो हमें इनका बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि शरीर, शारीर और शरीरी में क्या डिफरेंस है। तो एक फिजिकल बॉडी है, एक सब्जेक्ट है, और थर्ड जो है वो आत्मा है। और शरीर, हर शरीर का बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो हर एक संहिता के अंदर आपको मिलेगा। और उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि शारीर मतलब जो तंत्र है वो शरीर स्थान के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें सुश्रुत, ठीक है, शारीर सुश्रुत श्रेष्ठ है, तो ऐसा करके लिखा है। तो शरीर स्थान में सुश्रुत को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और इनके टोटल 10 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स के नाम हमें याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नेम है सर्वभूत चिंता शरीर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हुआ क्या था? सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया था। वही अव्यक्त महान अहंकार जो सब आप पढ़ते आए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा? सर्वभूत चिंता शरीर में। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, ये दूसरा चैप्टर है शुक्र शोणित शुद्धि नाम। ठीक है, जैसा नाम है उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन भी उसमें मिलेगा। स्पेसिफिक क्या है कि गर्भाधान का वर्णन इसमें किया हुआ है। शुक्र शोणित के बारे में तो ऑब्वियसली बताया ही है, जैसे चैप्टर का नाम है, और उसके अलावा इसमें गर्भाधान का भी वर्णन है। थर्ड जो चैप्टर है वो गर्भावक्रांति शारीरम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में पूरा पूरा ये पॉइंट है। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि गर्भावक्रांति को सुश्रुत के किस स्थान के किस अध्याय में वर्णित किया है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी से ये क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें गर्भ वृद्धि का वर्णन, गर्भ की मासिक वृद्धि के बारे में सब कुछ डिटेल में यहाँ मिलेगा आपको। फोर्थ जो हमारा चैप्टर है गर्भ व्याकरण नाम। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो पिछले कई सालों से संस्कृत के अंदर भी ऐड होता रहा है। गर्भ व्याकरण नाम शरीरम, ठीक है, जिसमें हमें गर्भ के अंगों का वर्णन, यहीं पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्लेसेंटा के बारे में, आयुर्वेद में अपरा निर्माण का वर्णन कहाँ मिलता है वो इसी चैप्टर में मिलेगा आपको। प्रकृतियाँ, जो मानस प्रकृतियाँ हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगी। त्वचा का वर्णन आपको गर्भ व्याकरण नाम शरीरम इस अध्याय के अंदर मिलने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा है शरीर संख्या व्याकरण। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है, संख्या, जितने भी नंबर्स हैं उन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको शरीर संख्या व्याकरण में मिलेगा, जिसमें अंग प्रत्यंगों की संख्या का वर्णन किया गया है। सिर्फ अंग प्रत्यंग नहीं है ये। अगर आपसे पूछें कि त्वचा 7 प्रकार की है, ये कहाँ बताई है? ठीक है, त्वचा है सप्त, तो ऐसा अगर कहीं पर आपको मिलता है तो वो भी शरीर संख्या व्याकरण में ही है। कला 7 होती है, कहाँ लिखा हुआ है? शरीर संख्या। जहाँ पर नंबर आ जाता है वो शरीर संख्या व्याकरण में जाएगा। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका गर्भ व्याकरण में त्वचा के बारे में लिखा हुआ है, कला के बारे में भी वहीं लिखा हुआ है। लेकिन काउंटिंग कितनी है वो आपको इस चैप्टर में मिलेगी। अस्थियाँ जो सुश्रुत के अनुसार 300 बताई है वो भी यही है। ठीक है, 210 उन्होंने संधियों का वर्णन किया है, वो भी यहाँ पर है। जाल है, ऊर्ज है, कंडरा है, ये सब
इनकी काउंटिंग जितनी जितनी बताई है वो सब शरीर संख्या व्याकरण में है। और इन सब से हटके अगर आपसे पूछें कि डेड बॉडी प्रिजर्वेशन, ठीक है, शव विच्छेदन विधि, शव संरक्षण विधि के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो वो भी इसी चैप्टर में है, शरीर संख्या व्याकरण शरीरम में। उसके बाद प्रत्येक मर्म निर्देश में ये एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है सुश्रुत के अंदर, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा मर्म के बारे में। उसके बाद सिरा वर्ण विभक्ति नाम, तो इसमें आपको सिराओं के बारे में, अवेद्य और वेद्य सिराओं के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। सिरा वैद्य विधि, विधि यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिराओं के बारे में दोबारा से बताया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर वो ट्रेंड्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, वो प्रोसीजर एक्सप्लेन किए जाएंगे कि कैसे आपको रक्तमोक्षण करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो धमनी व्याकरण शारीर है, जिसमें धमनियों के बारे में बताया जाएगा, और स्रोतस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद गर्भिणी व्याकरण शारीर जो है वो, जिसमें गर्भिणी से संबंधित विषय आएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब आपको डिटेल में यहाँ मिलेगा। तो सुश्रुत के ये 10 चैप्टर, मैं ये कहूँगा कि पहले ये इम्पोर्टेंट नहीं होते थे, लेकिन अब इनकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये चीज़ सुश्रुत में कहाँ बताई है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है शारीर स्थान चरक में क्या कुछ लिखा हुआ है शरीर स्थान में, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कतिधा पुरुषीय शारीरम, ठीक है। तो कतिधा पुरुषीय में सेम जैसे सुश्रुत का फर्स्ट चैप्टर था शरीर स्थान का, वैसे ही यहाँ भी फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा, जिसमें आपको अव्यक्त महान अहंकार और सृष्टि उत्पत्ति कर्म वगैरह के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आचार्य अग्निवेश जो हैं वो आत्रेय जी से, पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उनके क्वेश्चन कितने हैं पुरुष के बारे में, टोटल 23 क्वेश्चन हैं। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। टोटल 23 क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूछे हैं शरीर स्थान में। सेकंड जो चैप्टर है अतुल्य गोत्रीय शारीरम। अतुल्य गोत्रीय शारीरम क्या है कि सेम कास्ट के अंदर जो है वो मैरिज करने का प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। बेसिकली पूछा जा सकता है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के बारे में चरक ने कहाँ लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने यही लिखा है संतान उत्पत्ति के बारे में, उत्तम संतान कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है अतुल्य गोत्रीय, कि मैरिज जब भी होगी तो अतुल्य मतलब वो सेम नहीं होने चाहिए गोत्र, ठीक है। इसमें गर्भधारण विषयक प्रश्न उन्होंने किए हैं। क्वेश्चन जो है वो अग्निवेश जी के हैं, और आंसर उनको किया है पुनर्वसु आत्रेय जी ने। तो टोटल 36 क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने पूछे हैं। अष्ट नपुंसक, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी आया है, अष्ट नपुंसक क्या होते हैं, और पीजी एंट्रेंस के अंदर भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ मिलेगा। थर्ड जो चैप्टर है वो है खुड्डिका गर्भाव क्रांति। खुड्डिका वर्ड पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा चरक संहिता के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। ये तो चरक संहिता के 12 चैप्टर हैं तो उसमें ही आता है। तो खुड्डिका वर्ड का मतलब स्मॉल, छोटा, ठीक है। तो गर्भाव क्रांति का डिस्क्रिप्शन आचार्य चरक ने 2 पार्ट में दिया है। एक महती मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, और एक ऐसा है कि उसके जो फैक्टर्स हैं, भाव हैं, वो अलग जगह एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो गर्भ उत्पत्ति के जो भाव हैं, 6 भाव जो हैं, मातृ पितृ आदि भाव, वो खुड्डिका गर्भाव क्रांति में है। और महती गर्भाव क्रांति के अंदर टोटल गर्भ, गर्भ वृद्धि, ठीक है, मानस प्रकृतियाँ, वो सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है पुरुष विचय शारीरम। पुरुष विचय शारीरम में आपको टोटल काउंटिंग्स यहाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। जैसे सुश्रुत का जो चैप्टर है उसका नाम है शरीर संख्या व्याकरण शारीरम, ऐसे ही पुरुष विचय शारीरम में भी आपको काउंटिंग्स मिलेंगी। और इसके साथ साथ ये चैप्टर क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें लोक पुरुष साम्य प्रकरण का वर्णन मिलता है। ये एनाटॉमी में अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो फॉर श्योर ये क्वेश्चन आपको संहिता के अंदर पूछा जाना चाहिए, ठीक है। लोक और पुरुष साम्य सिद्धांत किस तरीके से ह्यूमन बॉडी और नेचर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। शरीर विचय शारीरम में इसमें शरीर वृद्धिकर भाव आएंगे। अब देखिए ये जो है ना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है,
जब हम भावों की बात कर रहे हैं तो खुडिका गर्भाव क्रांति में इनको सारे भाव लिख देने चाहिए थे, लेकिन वहाँ जो भाव आए हैं हमारे, वो भाव सिर्फ मात्रज, पित्रज, सत्वज, आत्मज, रसज और सातम्यज, ये 6 भाव हैं, ठीक है। शरीर विजय शारीरम के अंदर जाकर के उन्होंने फिर बल वृद्धि कर भाव, शरीर वृद्धि कर भाव और दूसरे भावों का वर्णन किया है। काल काल मृत्यु का भी यहाँ वर्णन आपको मिलेगा। गर्भ अंग उत्पत्ति का वर्णन वो भी आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने पहले मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद डिसाइड किया कि पहले कौन सा ऑर्गन डेवलप हो सकता है, तो उसमें सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, हम आगे बात करेंगे उस पर। कि ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6 है शरीर विचय शारीरम। 7 जो हमारा चैप्टर है वो है शरीर संख्या शारीरम, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अंग प्रत्यंगों की संख्या बताई है, रस आदि धातुओं का प्रमाण यहाँ पे बताया है। तो प्रमाण से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है या उसका रेफरेंस अगर पूछते हैं तो वो यहाँ पर है। जाति सूत्रीय अध्याय में जिस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने गर्भिणी व्याकरण शरीर में गर्भिणी संबंधित विषयों को बताया, वैसे ही जाति सूत्रीय अध्याय में इन्होंने टोटल गर्भिणी परिचर्या का वर्णन किया है, सूतिका के बारे में बताया है, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अष्टांग हृदय का शरीर स्थान भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो गर्भावक्रांति शरीरम, इन्होंने डायरेक्ट शुरू किया है शुक्र शोणित से ही, ठीक है। गर्भ की वृद्धि से, गर्भ वर्णन से, गर्भाधान, सब कुछ इन्होंने एक ही चैप्टर के अंदर डाला है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है गर्भ व्यापक, जिसमें इन्होंने जितनी भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, मूड गर्भ जैसे आता है, तो जितने डिसऑर्डर्स इससे गर्भ से रिलेटेड हैं वो सब यहाँ मेंशन किए हैं। उसके बाद अंग विभाग शारीर जो चैप्टर है, इसमें अंग प्रत्यंगों की संख्या के बारे में बताया है, सभी काउंटिंग्स यहाँ पर आती हैं और स्पेशली प्रकृति का वर्णन यहाँ पर है। तो ये फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृति का वर्णन इंडिपेंडेंटली किस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। अष्टांग हृदय में 3rd चैप्टर अंग विभाग शरीर के अंदर प्रकृति का वर्णन बोलता है। आचार्य वाग्भट ने भी आचार्य सुश्रुत को फॉलो करते हुए मर्म पर पूरा एक डिटेल चैप्टर लिखा है, ठीक है, मर्म विभाग शरीर के नाम से। अब अष्टांग का शरीर स्थान बाकियों से अलग कैसे है, क्योंकि उन्होंने अरिष्ट का वर्णन जो किया है, अरिष्ट का वर्णन वो शारीर स्थान के अंदर किया है, ठीक है। जबकि आचार्य चरक ने जो है वो अरिष्टों का वर्णन किया है, अलग से पूरा स्थान लिखा है, इंद्रिय स्थान, वहाँ पे सारे ही अरिष्ट हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने जो वर्णन किया है वो सूत्र स्थान के अंदर इन्होंने वर्णन किया है, 2 चैप्टर कुछ लिखे और उसमें ही सब कुछ अरिष्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन आचार्य वाग्भट ने शारीर में बताया है जो बाकियों से काफ़ी अलग है, ठीक है। अष्टांग संग्रह में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो नंबर ऑफ चैप्टर 12 हैं, ठीक है, जस्ट डबल हो जाते हैं उससे। हारीत संहिता में शरीर स्थान के नाम पे सिर्फ 1 चैप्टर लिखा है और ये सबसे कम है, लीस्ट, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर बात करेंगे तो हारीत ने सबसे कम लिखा है। लिखते लिखते थक गए होंगे, हार गए, ठीक है, हारने से हमें याद रखना है। और अष्टांग संग्रह जिनका तो कहना ही क्या है कि इन्होंने सब चीज़ों को कंपाइल किया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं वो अष्टांग संग्रह के हैं। और आचार्य चरक ने शरीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहा है, ये भी एमसीक्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पीजी एंट्रेंस में भी, और अब हो सकता है कि ये बीएमएस फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिले। शरीर स्थान को आश्रय स्थान किसने कहा है? आचार्य चरक ने। उसके बाद धातु भेद से जो पुरुष के वर्णन हैं उसको भी हमें याद रखना है। एक धातुज पुरुष में सिर्फ आत्मा आती है, द्विधातुज पुरुष में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में लिखा हुआ है, त्रिधातुज पुरुष के अंदर त्रिदंडात्मक पुरुष, ठीक है, सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत्। बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ एक ही डेफिनेशन करवाई जाती है जिसमें हम याद रखते हैं कि सत्व, आत्मा और शरीर, इन तीनों को त्रिदंडात्मक पुरुष या त्रिधातुज पुरुष कहा है। लेकिन पीजी एंट्रेंस के अंदर दूसरे भी सवाल आ सकते हैं, जैसे त्रिगुणात्मक पुरुष क्या होता है? गुण 3 होते हैं, सत्व, रज और तम। इसी तरीके से त्रिदोषात्मक पुरुष क्या होता है? तो दोष जो है वो वात, पित्त और कफ के अकॉर्डिंग त्रिदोषात्मक थे। यहाँ कई बार बच्चों को क्वेरी भी रहती है कि सर दोष तो जो है 2 होते हैं, तो द्विदोषात्मक पुरुष भी नहीं है, शारीरिक और मानसिक, ठीक है।
तो वो द्विधातुज पुरुष उन्होंने 2 लिख ही दिए हैं ऊपर, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा, वहाँ उन्होंने बता ही दिया है। अब वो शारीरिक दोष, मानसिक दोष, वो सब उनके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद षड्धातुज पुरुष, ये जो टॉपिक है षड्धातुज पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, अधिकरण पुरुष, कर्म पुरुष, इस पर आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं 5 नंबर की टिप्पणी पे मिल सकती है। ठीक है, 5 नंबर की टिप्पणी में षड्धातुज पुरुष को बहुत हाईलाइट करके पहले भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो षड्धातुज पुरुष में क्या है? पंच महाभूत और आत्मा। पंच महाभूत और आत्मा के मिलने से षड्धातुज पुरुष बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भावों के बारे में लिखा है कि इनके जो गुण, मतलब इनकी जो कलाएं हैं वो 16 कलाएं हैं, और भाव जो हैं वो 56 भाव इन्होंने मेंशन किए हैं। किसके? पंच महाभूत के ये भाव मेंशन किए हुए हैं। इतना डिटेल बहुत कम ही पूछा जाता है, एंट्रेंस में जरूर ये बातें पूछी जाती हैं। फिर त्रयोदश धातुज पुरुष, 13 धातुज में क्या आता है? 13 धातुज पुरुष में दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, फिजियोलॉजी में सबसे पहले एंट्री करते ही सबसे पहले ये श्लोक हम रखते हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत का ये श्लोक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, और इसके अकॉर्डिंग पुरुष जो है वो 13 धातुज भी हो सकते हैं। सप्त धातु, सप्तदश धातुज में 17 धातुज में क्या आएगा? आत्मा, मन, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और महाभूत। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको एक चीज़ तो समझ आएगी कि सब चीज़ों को अब सिर्फ एलैबोरेट किया है। बेसिक जो है वो क्या है? कर्म पुरुष है या चिकित्सीय पुरुष है। अब उसी के जितने भी कहें कि कॉम्पोजिशंस हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सबको अलग अलग लिख दिया है, तो वो 13 हो गए हैं, 17 हो गए हैं, आगे चलेंगे तो 24 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आत्मा, मन, ज्ञानेंद्रिया, कर्म इंद्रिया और पंच महाभूत यहाँ पर 17 धातु पुरुष में है, और इसको आचार्य काश्यप ने ज़्यादा मांगा। इसके बाद राशि पुरुष क्या है? चतुर्विंशतात्मक पुरुष क्या है? ये अष्ट प्रकृति षोडश विकार जो होते हैं। ठीक है, तो अष्ट प्रकृति में क्या? व्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन मात्राएं हैं, ये बेसिक हैं, प्रकृति हैं। और विकार क्या है? जो विकृत हो सकते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और इंद्रियार्थ, इंद्रिया और उनके इंद्रियार्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन राशि पुरुष और कर्म पुरुष या चिकित्सीय पुरुष या अधिकरण पुरुष, ये सब दोनों ही चीज़ों को मिलाकर के भी पूछा गया है। हो सकता है कि 5 नंबर के अंदर ये दोनों ही चीज़ें आपसे पूछ लें, तो डिटेल में आपको लिखना होगा इसे। ठीक है, पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष में क्या होगा? अष्ट प्रकृति, 16 विकार और 1 आत्मा। अब क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू का आता है कि ये किसने माना है? ठीक है, एक तो ये सांख्य दर्शन ने माना है, पदार्थ के अंदर भी ये एमसीक्यू में आ सकता है, एनाटॉमी में भी आ सकता है। तो और दूसरा, इसको मानने वाले हैं आचार्य सुश्रुत। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जो है वो सांख्य दर्शन को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष को लिखा है। आचार्य चरक के अनुसार जो है पुरुष धातु भेद से 3 प्रकार का उन्होंने लिखा है। षड धातुज है, एक धातुज है और चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष है। शरीर ज्ञान का प्रयोजन क्या है? ये मैं कहूँगा कि अगर आप बीएमएस के स्कॉलर हैं और फर्स्ट ईयर में स्पेशली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस रेफरेंस को हमेशा ही याद रखें। इसमें शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वथा वेद यो भिषक, आयुर्वेद है स कात्सेन वेद लोक सुख प्रदम। ठीक है, तो ये शरीर ज्ञान का जो प्रयोजन है वो हमें समझ आना चाहिए कि जिसको भी अगर एक अच्छा फिजिशियन बनना है, अगर उसको अच्छा नॉलेज लेना है, तो शरीर की नॉलेज होना डेफिनेटली ज़रूरी है। ओके, तो उसके बाद गर्भ शरीर के बारे में हम देखते हैं। गर्भ शरीर में क्या है? गर्भ की आपको परिभाषा याद रखनी है। शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। ये हम फर्स्ट डे से ही इसको क्रैम करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है, शुक्र शोणित गर्भाशय स्थात्म आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तो यहाँ से क्वेश्चन एक तो डेफिनेटली बनता है कि गर्भ क्या है, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। डिटेल 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यू आता है तो क्या आएगा कि ऊपर दिया गया ये रेफरेंस
किस आचार्य के द्वारा कोट किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जीव वर्ड जहाँ आया है, ये जीव वर्ड आचार्य चरक का दिया हुआ है। ठीक है, अगर आत्मा, प्रकृति, विकार इस तरीके की चीजें अगर कहीं आ रही है तो वो आचार्य सुश्रुत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 25 तत्वात्मक पुरुष है, इसी डेफिनेशन से उन्होंने निकाला है और ये आचार्य सुश्रुत का दिया हुआ है। शुक्र कैसा होता है? सौम्य होगा। शुक्र में रस कितने होते हैं? 6 रस होते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, शुक्र कैसा होता है? षड्रस युक्त होता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि शुक्र के 4 पाद क्या हैं। ठीक है, इसमें 4 महाभूत होते हैं। कौन सा महाभूत नहीं होगा? आकाश महाभूत नहीं होता है। फिर शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होंगे? तो शुद्ध शुक्र के लक्षण में बहलम, मधुरम, स्निग्धम, विश्रगुरु, पिछलम, शुक्लम, बहुचयत शुक्रम, फलवत दशंशयम, ये आचार्य चरक का है। इसी तरीके से स्निग्धम, घनम, पिछलम च मधुरम च विदाही च रेतः शुद्धम बीजानीयात, श्वेतम स्फटिक सन्निभम, ये क्या है? ये भी आचार्य चरक का है। और तीसरा जो है स्फटिकाभम, द्रवम, स्निग्धम, मधुरम, मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति ग्रहिचितु तेल शौद्र निभम तथा, ये आचार्य सुश्रुत का है। कैसे याद रखेंगे? बेसिक तो 2 ही पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक तो बहलम, मधुरम, स्निग्धम, ये किसके द्वारा कोट किया गया है? आचार्य चरक के द्वारा कोट किया गया है। ठीक है, बहल मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक, और क्वांटिटी से ही याद रखना है क्योंकि चरक की डोमिनेंसी हमेशा, क्योंकि जितने भी लोग बीएमएस में आ रहे हैं वो फिजिशियन बनने ज़्यादा आ रहे हैं, तो आचार्य चरक की डोमिनेंसी रहती है। बड़े भी वही हैं, तो बहलम यही हमें याद रखना है कि वो आचार्य चरक के द्वारा कोट किया गया है। फिर स्फटिकाभम, ये ट्रिक हमेशा तो नहीं काम करती पर याद रख सकते हैं कि स से जो है सुश्रुत है और स से जो है स्फटिकाभम, स्फटिका के फिटकरी की आभा के समान जो है, ऐसा याद रख सकते हैं कि वो आचार्य सुश्रुत हैं और ये उनका कोट है। फिर शुक्र के दोष भी लिखे हैं। शुक्र के दोष आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 8 दोष हैं। पेनिलम, तनुरुक्षम च विवर्ण, प्यूति, पिच्छिलम, अन्य धातु संसृष्टम अवसादी तथा अष्टमूल। ठीक है, ये आचार्य चरक ने लिखा है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र के जो दोष हैं वो 8 या 11 हो सकते हैं, जिसमें वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज, गुणप, गंधी, ग्रंथित, पूतिपूय, ठीक है, मूत्र पुरीश, ऐसे युक्त रेतस जो है वो प्रजा उत्पादनो न समर्था भवंती। ठीक है, प्रजा उत्पादन मतलब फर्टाइल नहीं हो सकता है वो। ठीक है, तो ये शुक्र के दोष हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसा मान के चलें कि 90% यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है, फिर शुक्र के दोषों की साध्यता उन्होंने लिखी है कि जो एक दोषज हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज, क्योंकि ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, तो ये दोष वाइज जो बताए हैं ये साध्य हैं। उसके बाद जो कष्ट साध्य हैं, कष्ट साध्य में कुणप, गंधी है, ग्रंथित है, पूतिपूय है, ठीक है, और क्षीण शुक्र जो है ये कष्ट साध्य होते हैं। असाध्य जो होंगे वो मूत्रपुरीश से युक्त जो भी होते हैं वो असाध्य शुक्र दोष कहे गए हैं। तो शुक्र परिवर्तन का स्थान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पहले। ठीक है, बस्ती द्वार के दक्षिण पार्श्व में 2 अंगुल नीचे, बस्ती द्वार के दक्षिण पार्श्व में, राइट साइड में, लेटरल में 2 अंगुल नीचे। तो हमें याद रखना है कि ये कहीं तो ब्लैडर के पास है, 2 अंगुल नीचे। ठीक है, पुरुष में शुक्र परिवर्तन का स्थान इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन। उसके बाद सुश्रुत स्त्री शरीर में भी शुक्र की उपस्थिति मानते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि स्त्री आर्तव ही उपयोगी होता है गर्भ उत्पत्ति के लिए। ठीक है, शुक्र शोणित के परिपाक से त्वचा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक लाइन के अंदर आप डिफरेंस समझ लेंगे। इस शुक्र और शोणित का अगर संयोग उन्होंने लिखा है, संयोग वर्ड अगर आया है, तो वहाँ पर गर्भ की उत्पत्ति होने वाली है। और शुक्र और शोणित के परिपाक से जो है वो त्वचा की उत्पत्ति होने वाली है। काश्यप का कहना ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है 16 ईयर्स की एज के अंदर वो
टोटली फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। आर्तव और शुक्र उनमें पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। और कुछ यहाँ पर कोटेशंस भी हैं, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। जैसे आहार का जो परम धाम है वो क्या है, शुक्र है। आहारस्य परम धामम शुक्रम तद रक्षस्य आत्मनः, कि उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। फिर शुक्रायतम बलम पुंसाम, ये किसका है, ये बहसित रत्नावली का कोट है। अग्निमूलम बलम पुंसाम, ये किसका कोट है, ये योग रत्नाकर का कोट है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में अगर नहीं आता है तो आप इसे जब शुक्र के बारे में डिटेल लिखते हैं तो जरूर मेंशन करना चाहिए, शुक्र का प्रकटीकरण भाव, ठीक है। कि जैसे फूलों के अंदर सुगंध जो है वो उसके होने से, जब वो पैदा हो रहा होता है, फूल उग रहा होता है, तभी उसके अंदर होती है। इसी तरीके से शुक्र जो है वो इनिशियली ही मेल्स फीमेल्स जहाँ भी होता है वो डेवलप हो रहा होता है, और एक स्पेसिफिक एज के बाद वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुचयत शुक्रम फलवत्त दशंशयम, ये हमने पढ़ लिया है, ये आचार्य चरक का श्लोक है। और प्रशस्त फलप्रद शुक्र के गुण अगर आपको लिखने हैं तो ये कोटेशन आपको लिखना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।